अधिक समय न लेते हुए आदरणीय संतोष पटेल जी से निवेदन करता हूँ कि ये मंच पर आए। संतोष पटेल जी लोग धर्मी कवि हैं, जितने हिंदी के हैं उतने ही भोजपुरी के हैं। भोजपुरी के लिए और हिंदी लोक के लिए वे उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने हिंदी के लिए। आदरणीय संतोष पटेल जी। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी। सम्मानित मंच, आदरणीय सर, दीदी, मेरे गुरु जी ठाकुर जी, आज के जो कवि जिनकी पुस्तक पर चर्चा हो रही है, आदरणीय दीपक जी, सुशील जी, दामी जी, यहाँ बैठे हैं सब लोग महत्वपूर्ण है। मैं सबका अभिवादन करता हूँ, विनम्रता पूर्वक सबको मैं नमस्कार प्रेषित करता हूँ। एक महत्वपूर्ण किताब के ऊपर परिचर्चा में भाग लेने का मुझे अवसर मिला और मेरा ये मानना है कि किसी भी पुस्तक की जब रचना होती है तो उसके ऊपर परिचर्चा होनी चाहिए। परिचर्चा कई दृष्टियों से जरूरी है, जब उस समय और भी जरूरी हो जाती है जब पठनीयता का भी संकट है। तो परिचर्चा एक ऐसा कंडीट का काम करता है एक तरह से कि जो जिनके मन में किताब के प्रति थोड़ी आसक्ति नहीं भी है तो उनके मन में पढ़ने की लालसा जागी। तो परिचर्चा बहुत आवश्यक है। और परिचर्चा जब नदियों के ऊपर हो, इकोलॉजी के ऊपर हो, इन्वायरमेंट के ऊपर हो और इको क्रिटिसिज्म के ऊपर हो और इस तरह की कविताएं जो कि सरोकार की कविताएं हैं, मानव जीवन से जिनका दरकार है, उस पर बात होती है तो ये परिचर्चा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मेरा ऐसा मानना है कि तेज प्रताप जी जैसा कि हमारे गुरु जी ने बहुत कुछ बता दिया है, अब उन्होंने पहले बोल लिया तो मेरे लिए तो जगह छोड़ते नहीं है। तो मैंने गुरु जी से सीखा है कि मुझे कहाँ से खेलना है, तो मैं ये जहां से छोड़े हैं वहीं से खेलना शुरू करूंगा। सई नदी के ऊपर तकरीबन मैं जब कई सारे कवियों को पढ़ा तो 3 महत्वपूर्ण कवि मेरे सामने आते हैं। एक कवि सदानंद शाही आते हैं, दूसरे राकेश कुमार पटेल आते हैं और तीसरे तेज प्रताप। सई नदी के ऊपर जो कविताएं हैं, 2 लोगों ने जो कविताएं लिखी वो बहुत चिंता की कविता है और सदानंद शाही जी की कविता जो है वो स्मृतियों के आधार है। वो अपने बचपन से नदी को जोड़ के देखते हैं। मैं सब कवियों का कविताओं का थोड़ा सा कॉम्परेटिव स्टडी 2-2 एक लाइन में करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि परिचर्चा बोरिंग हो। तो मैं 2-3 बिंदुओं पे बात रखूंगा। मैंने कविता का थोड़ा सा स्कैनिंग किया था, तो चूंकि ये 91 कविताओं का संग्रह है और तकरीबन सारी कविताएं नदियों से, पानी से, पर्यावरण से जुड़ी हुई, तो इस किताब को पढ़ने के बाद तेज प्रताप जी की जो कविताई है, जो उनकी पोएटिक्स के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सामाजिक सरोकार से तो जुड़ते ही हैं, लेकिन 1960 के बाद पूरी दुनिया में जब कविता का दौर परिस्थिति के साथ, पारिस्थितिकी के साथ यानी इन्वायरमेंट के साथ जुड़ने लगा तो दुनिया में इको क्रिटिसिज्म का दौर शुरू हुआ। इकोलॉजिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म आया, इको फेमिनिज्म आया, कई सारे ट्रेंड्स आए। तो आज भारत में मैं हिंदी और कई सारे ये जो पटल हैं सब पे देखा, 200-250 कवियों को देखा, उन कवियों को देखा जिन्होंने नदियों की सुंदरता के बखान किए हैं। मैंने ज्ञानेंद्रपति को भी पढ़ा, जीवनानंद दास को भी पढ़ा, मैं टैगोर को भी पढ़ा और कई और भी कवियों को पढ़ा जिनकी एक लंबी फहरिस्त है जो अभी बहुत लोगों का नाम जयप्रकाश करने रखा। लेकिन मूलतः इस कविता में और पूरे संग्रह में कवि की जो चिंता है वो पूरी की पूरी अपने पर्यावरण, नदियों के सिमटने
असंतुलित विकास, इन सारी चीजों से जुड़ा। ये चिंतन इनके 4 जब कविताओं को अलग अलग पैराग्राफ को मैं देखता हूं तो मैं देखता हूं कि पानी का अच्छा स्रोत थी, जीवन की ज्योति थी, अब कंकर पत्थर से भर गए। आप टी.एस. एलियट जिनको नोबेल प्राइज मिला वेस्टलैंड के, तो वेस्टलैंड में एक जो है उनका एक पैराग्राफ है 4 सरमन। तो 4 सरमन में उन्होंने थेम्स नदी के दुर्दशा के ऊपर बात की। वेस्टलैंड उन्होंने पूरे इंग्लैंड की संस्कृति कैसे खत्म हो गई, और उस संस्कृति, चूंकि नदियों संस्कृति में हमारी नदियां एक महत्वपूर्ण पार्टिसिपेंट है, तो थेम्स को कैसे बर्बाद किया गया वो सारी कविता के अंदर दर्ज है। जैसे ये दर्ज करते हैं कि सही की नदी के अंदर क्या था, बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, जा रहे हैं, सूख गया पूरी तरह से। इनकी जो दर्द है वो बिल्कुल वास्तविक है, और अब वो कंकड़ से भर गया। ऐसे वेस्टलैंड में टी.एस. एलियट कहते हैं कि थेम्स जो नदी है उसके अंदर में लोगों ने क्या किया है, सैंडविच के पेपर फेंके हैं, उसके अंदर में और भी सारे कचरे, तार, आयल, सब कुछ भरा पड़ा है। अब वहां कुछ ऐसा नहीं है, नदी वो एक नाले का रूप ले। कवि की चिंता दरअसल पूरी मानवता की चिंता है। वो ये नहीं चिंता कर रहे हैं कि एक नदी मर रही है, उसको पता है कि पूरा जो हमारी नदी घाटी की सभ्यता है, जहाँ से हमारे पैदाइश से इंसान की ओरिजिनेट हो रहा है, तो अगर नदी मर रही है तो हम कहीं ना कहीं हमारी भी जो अस्तित्व है, हमारा भी जो अस्तित्व वो खतरे में आए। तो उसी वेस्टलैंड के लिए उनको दिया गया था पुरस्कार, क्योंकि वो कविता की जो फलक थी, जो उस कविता की एक तरह से कहा जाए कि अगर एक एक कविता को के पंक्तियों को देखा जाए तो उसमें उन्होंने पूरे इंग्लैंड की चिंता को ही व्यक्त किया है। और ये पूरी किताब जो एक नदी की सही, वो मानवीय चिंता को ही यहाँ पे दर्ज किया गया है इस काव्य संग्रह में। मैं फिर इन कविता के ऊपर एक और चल रहा हूँ, क्योंकि ये कविता मुझे खुद ये कविता इतनी अच्छी लगी है। और भी सारी कविताएं हैं, एक तो मेरे गुरुजी कविता लेके उड़ गए अनोमा, जिस पे मैं सोचा था बोलूंगा, तो अब तो वो बोल रहे हैं, तो इसीलिए मैं बोला था कि जहाँ से छोड़ रहे हैं मैं वहीं से बोलूंगा। और फिर एक चीज और है, जब ये लिखते हैं कि पीछे मुड़कर जिसने देखा, रुकने जिसने तनिक न सीखा, वो कैसे अब रुक गए। पेरू के एक बहुत बड़े कवि थे ज़ेवियर हीराव। ज़ेवियर हीराव की हत्या कर दी गई थी बहुत कम एज में। उनको नदियों का कवि कहा जाता था। और ज़ेवियर हीराव की कविता संग्रह थी अल रियो। तो अल रियो में उन्होंने 8 कविताएं लिखी। हाँ जी महोदय जी, थोड़ा सुनते ही शायद आपको इसके बारे में जानकारी हो जाए। तो अल रियो में 8 कविताओं को संकलित किया पेरुवियन कवि ने, और वो पेरू के युद्ध में, चूंकि वो कम्युनिस्ट थे, उनकी हत्या की गई थी 24 साल में। जन विजय जी हैं, रसिया में रहते हैं, उन्होंने उनकी कविताओं का अनुवाद किया, स्पेनिश कविता है, फिर अंग्रेजी में अनुवाद हुई और बाद में वो कविता हिंदी में भी अनुवाद मेरे पास है। जब मैं इस किताब का वो लिखूंगा तो मैं आप लोग को, वैसे मैं इसमें से सुना देता हूँ ताकि आपको इस कविता की सिमिलरिटी कैसे मिल जाती है, मैं आपको उसके 2 पंक्तियों से जोड़ना चाहता हूँ। वो लिख रहे हैं, और फिर हर चीज सादे पानी में डूब जाएगी, बस यह कविता, यह गीत ही बचेगा, और तेजी से बहती कई छोटी छोटी नदियां बचेगी। ये कितना सकारात्मक नोट है। कभी भी जब उसकी सुंदरता को देखते हुए इस सकारात्मक नोट को महसूस करके लिख रहा है। बाद में जो इनका जो एक तरह थॉमस ग्रे ने एक इलिजी लिखी थी, इलिजी ऑन कंट्री चर्चयार्ड, उसमें मैं दर्द व्यक्त किया था कि इस चर्चयार्ड में कितने सारे कवि हैं जिसको दुनिया ने देखी नहीं थी।
उसी तरह उस नदी की जो शोक गीत है लिखते हैं तो उसमें ये लिख रहा है कि बस यह कविता या गीत ही बचेगा और तेजी से बहती कई छोटी छोटी नदियां बची रहेंगी और वे एक साथ आकर मुझे फिर से एक नया जगमगाता जल देंगी, मेरी टूटी सांसों को नया जीवन देंगी। कवि सही के साथ यही सोचता है कि सही अगर बहती रहे तो हमारे जीवन को और भी उल्लास से भर देते। लेकिन आज वो थेम्स नदी की तरह वहां भी कंकड़ पत्थर मिट्टी और बालू भी होते हैं, धूल उड़ रहे हैं, तो ये दर्द इनको सताता है। और फिर भी आगे जब ये कहते हैं कि स्वागत करती हैं जो वहां पसारे थे सुंदर शीतल उनके किनारे, वो आंखों में आंसू भर गए। तुलसीदास ने सई नदी को, सरयू को, गोमती को, 3-4 नदियों को अपने मानस में लिखा है। जब भगवान श्री राम, चूंकि सही एक पौराणिक भी नदी है, तो भरत मिलाप के लिए आए थे, तो उसमें एक कविता की पंक्ति भी थी, तुलसीदास ने लिखा था, तो मैंने उसको पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा। अब जो चीजें उपस्थित हैं उनको तो बोलने में कोई हर्ज तो है नहीं। तो उसमें तुलसीदास ने जो लिखा है वो लिखते हैं कि चौथे दिवस सई उत्तर गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। गंगा, गोमती, सरयू और मंदाकिनी के साथ अगर किसी नदी को का जिक्र किया है तुलसीदास ने तो एक सही नदी है। तो ये जो तेज प्रताप लिख रहे हैं कि स्वागत करती थी जो बाण पसारे। प्रभु श्री राम जब वनवास यात्रा में उत्तर प्रदेश की कई नदियों के जिक्र, उसमें सई भी नदी का जिक्र किया है, तो भगवान राम भी सई नदी से जुड़े। ये भी सुंदर अगर इन पंक्तियों के साथ जोड़ा जाए तो ये पंक्तियां वहाँ मुझे लगता है कि बहुत सार्थक हैं, जैसा कि मानस में लिखा हुआ है। हम कई संस्कृतियों के साथ चलते हैं, पॉलिटिक्स, पोइट्री, राइटिंग, कविताएं समय के सापेक्ष चलती रहती हैं, बदलती रहती हैं, लिखी जाती रहती हैं। हमें पढ़ने का जो पाठ है, जो टेक्स्ट है, अपने अपने तरीके से पढ़ेगा। हो सकता है कि मैं जैसे पढ़ता हूँ शायद आप उससे सहमत हो या ना, लेकिन अगर जो चीजें हमारे सामने आती हैं तो मुझे अभिव्यक्त करने का अधिकार तो है। अंतिम पंक्ति इसमें जो है वो मैं ज्ञानेंद्र पति की कविता से जोड़ूंगा। 4 लाइन है और ये भी 4 लाइन है कि ज्यादा खर्चा तनिक कमाया, इंसानों ने बहुत गंवाया, कि धरती निर्धन होती गई, एक नदी थी सही, एक नदी थी सही। ज्ञानेंद्र पति लिखते हैं यही 4 लाइन। ज्ञानेंद्र पति लिखते हैं कि उनकी एक कविता है कि नदी के किनारे नगर बसते हैं, नगर के बसने के बाद नगर के किनारे से नदी बहती है। तो ये जो इंसानी हरकत, नदियों के साथ इंसानों ने जो बरता, उसको एक ज्ञानेंद्र पति जैसे अपने शब्दों में देते हैं, वैसे तेज प्रताप भी अपने शब्दों में रखते हैं कि अल्टीमेटली हम लोग इकोलॉजी के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, नदियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो कवि का ये जो दर्द है, उस दर्द को हमारे विद्वानों ने, कवियों ने पहले भी अभिव्यक्त किया है। लेकिन अभी ये जो वक्त है ये बहुत चुनौती भरा वक्त है। इसमें कवियों को भी इस चुनौती के लिए अपनी कविता को माध्यम बनाना चाहिए और जितने सहज सरल शब्दों के साथ तेज प्रताप जी लिखते हैं वो साधारण शब्दों से असाधारण बात है। ऐसी कविताएं हमारे पाठ्य पुस्तकों में लगनी चाहिए। और एनसीईआरटी में वैसे तो क्षमा करेंगे सुशील जी के अभी, तो एनसीईआरटी में ऐसे ऐसे कवियों को चुना जाता है जिनकी कविता जो है ऊपर से पास हो जाती है। ऊपर समझ ना माता, हमारे सरोकार की चीजें नहीं आती, उसमें जुगाड़ की चीजें आती।
जुगाड़ व्यवस्था से जो लोग, तो चिंता तो सबको है कि पानी नहीं है, जमुना की हालत ये है, गंगा की हालत ये है, सब कुछ है, सारे कानून अधिनियम बनाए जाते हैं। थेम्स नदी के लिए भी 2000 में अधिनियम बने, हमारे भारत में भी 83 में अधिनियम बना, अभी गंगा अभियान चल ही रहा है सफाई का। लेकिन जब तक कंडीशन, जब तक हमारे बच्चों को ये नहीं बताया जाए कि भाई नदियों के साथ हमें कैसे बरतना है, केवल नदियां पिंडदान करने के लिए नहीं है, अस्थि विसर्जन के लिए नहीं है, वहां से हमारा जीवन है, जीवन केवल समाप्त होने के बाद ही नदी नहीं याद की जाएगी, जीवन की जब शुरुआत हो रही है वहां से भी नदी की शुरुआत होनी चाहिए। तो तेज प्रताप इसलिए हमारे लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि कई सारे विषयों को तो लिखते ही रहते हैं, भस्टाई जीनियस हैं, विविधतापूर्ण लिखते हैं, एक रंगी और एक आंगिक सोच भी नहीं है, तो समान और सहज शब्दों से ऐसी बातें करना जो कि हमारे मन में सीधे प्रविष्ट कर जाती है, ये कवि की जो है एक मुझे लगता है कि क्वालिटी के रूप में जाना जाना चाहिए। और मैं इन शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम दूंगा कि तेज प्रताप आने वाले समय में एक बड़े कवि होंगे, बस जरूरत है कि इनकी कविताओं को आप भी पढ़ें, पढ़ाएं और इस पर चर्चा भी हो, दूसरों को भी समझाएं कि कविता का फॉर्म क्या है, टेक्स्ट कंटेंट और फॉर्मेलिटी में जाने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मैं बधाई देता हूँ, आप ऐसे ही रचते रहिए।